तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी राव बहादुर को। इस मूवी की कहानी बाकी रेगुलर मूवीज से काफी अलग है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और जो भी आपको कंफ्यूजन होगी उसका सारा सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन के आखिर में मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े महल को देखते हैं। इस महल की दीवार पर लगी हुई हैं उन सभी की फोटो जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस महल में रहकर जा चुके हैं, यानी मर चुके हैं। एक बच्चे की भी फोटो लगी है जिसका उदास वाला फेस एक्सप्रेशन है। वो फोटो से बाहर निकलकर भागने लगता है, तभी एक पेड़ की जड़ें उसे पकड़ के जमीन के अंदर लेके चली जाती हैं और वो फिर से फोटो में कैद हो जाता है। पेड़ के पास से निकलता है कीड़ा जो कि महल के मालिक भुवनम रमप्पा राव बहादुर के अंदर घुस जाता है। उसकी अचानक नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसके कमरे की दीवारें घूम रही हैं। उसने कमरे का दरवाजा पकड़ लिया पर दरवाजा खुल नहीं रहा। तभी हमें देखने मिलता है कि असल में कमरा घूम ही नहीं रहा, ये सब उसका वहम है। वो बस दरवाजा पकड़ के चिल्लाने में पड़ा हुआ है। अगली सुबह घर की पुश्तैनी नौकरानी अचम्मा रमप्पा को नाश्ता देने आई तो देखा कि वो तो बेहोश पड़े हैं। अचम्मा ने रमप्पा के बेटे लवण को बताया। अब हम देखते हैं डॉक्टर आचार्य को। डॉक्टर आचार्य ऐसे डॉक्टर हैं कि मरीज 4 दिन में मरने वाला होगा तो भी उसे ये बताते हैं कि वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो रमप्पा के बचपन के दोस्त हैं। लवण ने उन्हें कॉल करके कहा कि आप घर आ जाइए, बाबूजी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर आचार्य ने अपने सीनियर डॉक्टर से बात की तो वो कहते हैं कि समझ नहीं आता कि आखिर वो आदमी जिंदा कैसे है। मैंने 1 साल पहले कहा था कि उनके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। लीवर कैंसर के आखिरी स्टेज पे मैंने किसी को इतना लंबा जीते कभी नहीं देखा। रमप्पा को मदिरा की लत है, वो दिमागी रूप से बीमार भी है और फिर उसे लिवर कैंसर भी हो गया। इतना सब होने के बाद भी वो जिंदा है। आचार्य महल जाता है रमप्पा से मिलने। अचम्मा बताती है मालिक तो अपने छोटे बेटे कुसुम को याद करके रात भर तड़पते रहते हैं। आचार्य कमरे के अंदर गया तो रमप्पा खुद से ही बतियाने में लगा होता है। जमीन से दीवार पर चढ़ते हुए कद्दू का पेड़ कमरे के अंदर आ गया है, उसमें कद्दू भी लगे हुए हैं। आचार्य कहता इसे हटवा क्यों नहीं देते? रमप्पा कहता इसे छूना भी मत, काश मेरा दूसरा बेटा कद्दू जितना गोरा होता, कम से कम इसे तो बड़ा होने दो। आचार्य कहता तुमने मुझे क्यों बुलाया? रमप्पा कहता मैंने तुम्हें कहाँ बुलाया? आचार्य कहता लवण ने तो यही कहा था कि तुमने मुझे बुलाया है। रमप्पा कहता वो यही करता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तब भी मुझे ही दोषी मानता है। आचार्य कहता तुम्हें मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास चलना चाहिए। रमप्पा कहता मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आचार्य कहता अच्छा कैंसर के डॉक्टर के पास चल लो। रमप्पा कहता नहीं, मैं वहाँ भी नहीं जाऊंगा। उसने मुझसे कहा था कि मैं 4 महीने में मर जाऊंगा, पर 1 साल हो गए मैं नहीं मरा, उसे कुछ नहीं आता। रमप्पा फिर रोने लगा। कहता तुम्हें यहाँ बुला के जलील नहीं करना चाहता था। आचार्य कहता तो तुम्ही ने बुलाया था ना? रमप्पा कहता हाँ। आचार्य कहता इससे पहले तुम भूल जाओ, पहले मुझे बताओ क्यों बुलाया मुझे? रमप्पा कहता मुझे शक के भूत ने जकड़ रखा है। मेरा बेटा कुसुम यहीं कहीं है। मेरा शरीर तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन इस शक ने मेरी आत्मा को बोतल में बंद करके रखा है। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो ताकि मैं श्राप से मुक्त होकर इस बोतल से आजाद हो जाऊं। मैंने अखबार में पढ़ा अभी अभी एक टेस्ट इजाद हुआ है जिसकी बदौलत बताया जा सकता है कि कौन किसकी औलाद है। मेरा खून लेकर बताओ कि कुसुम मेरा बेटा था या नहीं। आचार्य कहता सिर्फ तुम्हारा ही खून काफी नहीं है, हमें उसका भी खून चाहिए होगा। कुसुम को मरे 8 साल हो चुके हैं, अब मरे हुए का खून कहाँ से लाओगे? डीएनए टेस्टिंग अभी बिल्कुल ही नई साइंस है, शायद शरीर के किसी और हिस्से से भी पता लगाया जा सकता है, पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। रमप्पा कहता मैं नहीं जाऊंगा, तुम जा सकते हो अब। रमप्पा के कमरे के बगल में ही एक और कमरा है जहाँ एक औरत रहती है, वो रमप्पा की पत्नी है। आचार्य उससे कहता है वो इस वक्त न तो मर पा रहा है न जी पा रहा है। अगर अपनी जिद छोड़कर अपना मौन व्रत तोड़ दोगी तो उसे शांति मिलेगी। औरत कुछ नहीं कहती। लवण आचार्य से कहता है मैंने अमेरिका वीजा के लिए अप्लाई किया है, आते ही निकल जाऊंगा यहाँ से। आचार्य कहता है इतनी जमीन जायदाद छोड़कर चले जाओगे क्या? लवण कहता क्या करूंगा इस सबका? माँ बात नहीं करती और बाबूजी की बात मुझे समझ नहीं आती। इन दोनों के तमाशे झेलने से अच्छा है यहाँ से दूर चले जाना। पापियों की उम्र लंबी होती है। मेरे पिता ने मेरी माँ को जितना तड़पाया है उनका जिंदा रहना ही उनकी सजा है। अब कहानी पीछे जाती है।
1968 में। हम देखते हैं जवान रमप्पा को, जो कि अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहा है। पिछले 5 सालों से वो दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहा है, एक आजाद परिंदे की तरह। लेकिन आज उसकी मुलाकात हो गई आचार्य से। आचार्य कहता, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बुलाया है। रमप्पा कहता, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मुझे दिक्कत है तुम लोगों की दकियानूसी तौर तरीके और रीति रिवाजों से। अब ये सारी दुनिया ही मेरा घर है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। कहानी वर्तमान में आती है। घर के सभी नौकर जा चुके हैं तो अचम्मा अपनी बहू को ले आई है मदद के लिए। बहू पूछती है कि वो पागल कैसे हुए। अचम्मा बताती हैं कि मालिक का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था कुसुम। वो अपने छोटे बेटे को बहुत मानते थे। उसके पैदा होने के बाद ही मालिक की किस्मत चमकना शुरू हुई। लेकिन कुसुम बचपन से ही दूसरों से अलग था। जब कुसुम 11 साल का था, घर के पीछे जो तालाब है ना, एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कुसुम उसमें डूब के मर गया। उसकी मौत के बाद मालिक पागल हो गए। मालकिन ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया। रमप्पा जाता है कुसुम के कमरे में, जो कि सालों से बंद पड़ा था। वो कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। अचम्मा रमप्पा की पत्नी को जाकर बता देती है कि मालिक कुसुम के कमरे में गए हैं। रमप्पा कमरे से जाने लगा कि तभी उसे दिखती है उसकी पत्नी स्टैचू बनकर खड़ी हुई थी। वो कहानी पीछे जाती है। रमप्पा घर आ गया है। महल जाने के रास्ते में उसे एक लड़की दिखी तो उसका परिचय लिया। उसने बताया कि सतप्पा सर की देखभाल के लिए नई नर्स हूँ मैं। रेणुका नाम है मेरा। डॉक्टर आचार्य ने भेजा है मुझे। ड्राइवर बताता है कि डॉक्टर आचार्य ने मना किया था कि आपको कुछ न बताया जाए। आपके पिता आखिरी सांसें गिन रहे हैं। डॉक्टर आचार्य ने उनसे कहा है कि आप शादी कर चुके हैं और अपनी पत्नी को लेकर घर आ रहे हैं। पिताजी कोमा में चले गए हैं। अपने पिता की ये हालत देख रमप्पा को अच्छा नहीं लगता। रमप्पा के पिता रमप्पा से बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से पाला है उसे। माँ जन्म देते ही गुजर गई थी। अगले दिन रमप्पा अचम्मा से ब्लैक कॉफी बनाने को कहता है, पर उन्हें बनाने नहीं आती थी। उन्होंने अलग अलग जानवरों के दूध की कॉफी बना डाली, पर किसी का भी कलर ब्लैक नहीं था। रेणुका दिल की अच्छी लड़की है। वो अचम्मा को कॉफी बनाना सिखाती है। फिल्टर में से निकली कॉफी में दूध मिलाने से कुछ कुछ भूरा रंग बनता है। पानी मिलाने से रंग नहीं बदलता, कॉफी काली ही रहती है। रंग बनाने के लिए दूध डालना जरूरी नहीं है, काला भी तो एक रंग ही है ना। गर्म पानी डालोगे तो गर्म हो जाएगी, चीनी डालोगे तो मीठी भी हो जाएगी। लो, बन गई ब्लैक कॉफी। रमप्पा आचार्य से कहता है, तुमने पिताजी से झूठ क्यों बोला? आचार्य कहता, तुम तो सब छोड़ छाड़ कर दुनिया घूमने निकल गए। तुम्हारे बाद उनके वंश का क्या होगा, यही सोच सोच कर वो मानसिक तौर पर बीमार हो गए और फिर 6 महीने पहले उन्हें हेमरेज स्ट्रोक आ गया। हमने सारी कोशिश की पर वो ठीक नहीं हुए। मैंने तुम्हारी शादी का भी झूठ बोल के देख लिया तो भी वो नहीं उठे। शायद ये झूठ सच होता तो काम बन जाता। आचार्य का अपना हॉस्पिटल है। रेणुका वहीं पर नर्स का काम करती है। वो अनाथालय में पली बड़ी है। रेणुका एक्सट्रोवर्ट टाइप है, किसी से कुछ भी बात करने लग जाती है। आचार्य उससे कहता है, सबके साथ इतना खुलने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए आई हो बस वही करो। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया है। कोशिश करो कि अपनी हद में ही रहो। रेणुका मन में सोचती है, मैं तो जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। रेणुका पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। उनके कपड़े चेंज करना, उनकी दाढ़ी बनाना, साफ सफाई सब कर रही थी वो। रमप्पा को धीरे धीरे रेणुका पसंद आने लगी। उसका हंसमुख चेहरा और बड़बोलापन उसे भा गया। दोनों में बातें होने लगी और फिर रमप्पा उसी के साथ समय बिताने लगा। महल के पास ही एक तालाब था। रमप्पा बताता है कि मेरी माँ मुझे पैदा करते ही चल बसी थी। मेरे पिता तालाब के पास जाकर माँ को याद किया करते थे। रेणुका कहते, चलो तालाब के बीचों बीच चलते हैं। रमप्पा कहता, तुम जाओ, मुझे पानी से डर लगता है। रेणुका नाव के जरिए तालाब के बीचों बीच चबूतरे पर जाती है। बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है उसे वहाँ से। वो जगह उसकी फेवरेट बन जाती है। उसकी खुशी देख रमप्पा को उससे और प्यार हो जाता है। एक दिन रेणुका उसे पिताजी के पास ले जाती है। उनका हाथ सीधा रखा हुआ था। वो रमप्पा को बाहर ले जाकर कहती है, आधे घंटे इंतजार करो। आधे घंटे बाद वो अंदर जाते हैं तो पिताजी का हाथ छाती पर रखा मिलता है। उन्होंने सेम दोबारा किया तो वैसा ही हुआ। रेणुका उसे उस दीवार के पास ले जाती है जहाँ हर राजा या रानी की फोटो लगी हुई है। वो दिखाती है कि सभी राजाओं के राइट हैंड छाती पर हैं। ये उनके घमंड की निशानी है। कोमा में होते हुए भी आपके पिताजी आदत से मजबूर हैं, इसलिए उनका हाथ अपने आप छाती पर चला जाता है। आप पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं पर आपको आपके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। हम देखते हैं कि अब दीवार पर उसकी माँ के बगल में उसके पिता की भी फोटो टंगी हुई है और रमप्पा उसे देख रहा है।
उसके पास अचम्मा आती हैं। रमप्पा कहता, मेरे बगल में तो रेणुका खड़ी थी। अचम्मा कहती, 1 महीने बाद भी आप उसे ही याद कर रहे हैं? रेणुका तो उसी दिन छोड़ के चले गए थे जिस दिन बड़े मालिक गुजर गए थे। जिस दिन रेणुका जा रही थी, रमप्पा ने कहा कि कुछ बात करनी है। अपने डर को किनारे कर वो उसे तालाब के बीच बने चबूतरे पर ले गया। रमप्पा बता देता है उसे अपनी फीलिंग्स, जो उसके लिए फील करता है। शादी करने के लिए भी प्रपोज कर डालता है। रेणुका कहती, मैंने आपको कभी उस नजर से देखा ही नहीं, बल्कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी तरफ से ना है। रमप्पा का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। तभी बारिश होने लगी तो उसे पानी से डर लगने लगा। वो चिल्लाने लगा कि मुझे पानी से बाहर निकालो। रेणुका जल्दी से उसे तालाब से बाहर लेके आई, फिर वो वहां से चली गई। रमप्पा अब यहाँ से वापस विदेश जा रहा है। रमप्पा अपने पिता के बिस्तर पे जाके सो जाता है। अब हम देखते हैं कि रमप्पा के पिता सितप्पा अपने पूर्वजों के पास हैं। जितने भी लोगों की फोटो लगी हुई थी दीवार पे, वो सब वहाँ पे मौजूद हैं। सबसे सीनियर पूर्वज कहते हैं वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है, अब हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। वो सभी लोग पहुँच जाते हैं रमप्पा के पास। रमप्पा की नींद खुली, सबको देख वो डर जाता है। सीनियर पूर्वज कहते, हम सब तुम्हारे पूर्वज हैं। जब तुम्हारे बाबूजी ने कहा शादी करके घर बसा ले तो तुम घर ही छोड़कर चले गए। पूर्वजों की सेना, इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। इसके दिमाग की सफाई करके उसमें समाज के रीति रिवाज भर दो। उसकी खोपड़ी खोल दी जिसमें सिर्फ हरियाली दिख रही थी। सबने उसके दिमाग की सफाई की और फिर अपने हिसाब से सब डाल के उसे सिल दिया। फिर उसे राजा महाराजा वाले कपड़े पहना दिए और वो वैसे ही एक्ट भी करने लगा। फिर उसे बिस्तर पे लिटा दिया और उसका दाहिना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। सुबह हुई तो रमप्पा का सच में राजा जैसा चाल चलन हो गया। रमप्पा वैसे ही गेटअप में जाता है आचार्य से मिलने उसके हॉस्पिटल। उससे कहता है रेणुका को बुलाओ। आचार्य कहता है रेणुका को मैंने निकाल दिया है, वो जिद्दी थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, इसलिए उसे निकाल दिया। रमप्पा कहता है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक वारिस चाहिए। रेणुका को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ। कहानी वर्तमान में आती है। रमप्पा अपनी पत्नी के ऊपर फूंक मारता है पर वो जरा भी नहीं हिलती, ऐसे खड़ी है जैसे मूर्ति हो वो। उसके जाते ही उसकी पलकें झपकती हैं, यानी मूर्ति नहीं सच में है वो। उसकी पत्नी कोई और नहीं रेणुका ही है। आचार्य आता है तो अचम्मा बताती हैं कि मालकिन अपने कमरे से बाहर निकली थी, वो भी 8 सालों में पहली बार, और मालिक ने कुसुम की समाधि पर तांत्रिक पूजा करवाई थी। आचार्य रमप्पा से मिलने गया तो देखा कि वो किसी से बातें करने में लगा है, वहाँ कोई नहीं था। रमप्पा कहता है तुमने कहा था ना कि अगर उसके शरीर का कोई हिस्सा मिल जाए तो डीएनए टेस्ट हो सकता है, उसके शरीर के कुछ हिस्से मैं ले आया हूँ। आचार्य उन्हें देख एकदम हैरान हो जाता है। कहानी थोड़ा पीछे जाती है। कुसुम फोटो से बाहर निकला और गया रमप्पा के पास। रमप्पा उसे देख डर जाता है, उसका कमरा घूम रहा होता है। रमप्पा कहता तुम तो मर चुके थे ना। कुसुम कहता मेरी दुनिया में तो मैं मर चुका हूँ, पर आपकी दुनिया में मैं अभी भी जिंदा हूँ, आप मुझे मरने ही नहीं दे रहे। हमें देखने मिलता है कि एक्चुअल में ना तो कुसुम है वहाँ और ना ही कमरा घूम रहा है, सब रमप्पा के दिमाग की उपज है। कुसुम कहता मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आपको मेरे शरीर का हिस्सा चाहिए ना। रमप्पा कहता हाँ, मैंने तुम्हारा पूरा कमरा छान मारा पर कुछ भी नहीं मिला, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मार्बल की समाधि बनवाऊंगा। कुसुम रमप्पा को ले जाता है उस दीवार के सामने जहाँ सभी पूर्वजों की फोटो लगी हुई है। कहता है इन सबके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। रमप्पा हंसते हुए कहता है हमारे वंश का खून। कुसुम कहता गलत जवाब, अब मैं जा रहा हूँ, अगर आपको सही जवाब मिल गया तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगले दिन रमप्पा रोज जा रहा होता है तो लवण आता है उसके पास। वो कहता है कि रात को कुसुम मेरे सपने में आया था, उसके पास पगड़ी नहीं है। हमारे वंश में मरने वाले को हमारे वंश की पगड़ी पहनाकर उसे पूरे सम्मान के साथ विदा करते हैं। तुम्हारा भाई रो रहा था, उसने कहा कि सब बातें बना रहे हैं कि उसे पगड़ी पहना के विदा नहीं किया गया, हमें उसे पगड़ी पहनानी होगी, जल्दी से उसकी कब्र खुदवाओ। लवन कहता दिन ब दिन आपका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है, आपके पागलपन में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। रमप्पा गुस्सा जाता है और कहता है तुम हमेशा से उससे जलते थे, तुम उससे जलते थे, इसलिए बचपन में उसे चैन से जीने नहीं दिया। तुमने उसे इतना सताया कि उसने मरना बेहतर समझा और अब तुम उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने से भी मना कर रहे हो। मेरे बेटे की जान तुम्हारी वजह से गई थी, चाहे जो हो जाए मैं उसको पगड़ी पहना के उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। लवण सब सुन रहा था बाहर से। उसने दरवाजा खोला और अपने पिता रमप्पा पर थूक दिया।
रमप्पा कुसुम की समाधि नहीं खुदवाता, बल्कि उसके बगल में खुदाई करवा के एक सुरंग बनाता है उसकी कब्र तक पहुंचने के लिए। रमप्पा पगड़ी लेके उसके कंकाल के पास जा पहुंचा, उसे पगड़ी पहनाई, लेकिन फिर चालाकी से उसका एक दांत, छोटी उंगली की हड्डी, उसके पसली की हड्डी तोड़कर चुपके से रख ली। ये पगड़ी पहनाने वाला सारा खेल उसने सिर्फ इसलिए रचा ताकि वो कुसुम के शरीर का कुछ हिस्सा निकाल सके डीएनए टेस्ट के लिए। रमप्पा ने देखा कि उसकी समाधि के ऊपर जो पेड़ लगा है उसी से जुड़ा हुआ है वो कद्दू का पेड़, जो कि उसके कमरे तक पहुंचा हुआ है। वो सोचता है कि इसी के जरिए आता है कुसुम उसके कमरे में। वो कद्दू का पेड़ हटा देता है। वर्तमान में रमप्पा आचार्य से कहता है, पूरी 3 चीजें लेके आया हूँ मैं उसकी, इससे टेस्ट हो जाएगा ना। आचार्य उसे पागल कहकर थप्पड़ मार देता है। कहता, डीएनए टेस्ट करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें वकील को, पुलिस को, सबको शामिल करना होगा। जब तक कोई अपराध नहीं होता तब तक कोर्ट पुलिस को ऐसा कोई भी टेस्ट करने की अनुमति नहीं देता। रमप्पा कहता, अब मुझे समझ आ रहा है, कुसुम की कब्र खोदने पर तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। मैंने बाप को पूछे बिना उसके बेटे की कब्र खोद दी ना, इसलिए टेस्ट नहीं करवा रहे ना कि कहीं सच सामने ना आ जाए। वो आचार्य पर शक करने लगा तो वो उसके गाल पर एक और थप्पड़ जड़ देता है। लवण को भी शक होने लगा आचार्य पर। तभी रमप्पा बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि एक एक करके सारे ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, शायद 2 दिन और जिएंगे। बस रमप्पा को अच्छे से कपड़े पहनाकर लेटा दिया जाता है ताकि वो जाए तो एक राजा की तरह जाए। अब महल में आता है एक पुलिस ऑफिसर जो कि रमप्पा से मिलने आया है। आचार्य और लवण उससे मिले। ऑफिसर बताता है कि एक आदमी ने एक केस दर्ज किया है कि कुसुम रमप्पा का बेटा नहीं था। जब बच्चा 2 महीने का था तब उसकी पत्नी ने उसे 100 रुपए में रमप्पा को बेच दिया था और कुछ सालों पहले रमप्पा ने उस बच्चे को जान से मार डाला। उसका कहना है कि कुसुम उसका बेटा है। लवण कहता, बाबूजी ने कुसुम को नहीं मारा है, वो मेरी आंखों के सामने तालाब में डूब कर मरा था। बाकी शक तो मुझे भी है कि कुसुम बाबूजी का बेटा नहीं था। कहानी उस समय में जाती है जब कुसुम पैदा हुआ था। कुसुम का रंग सांवला था। उसका रंग न तो रमप्पा से मैच कर रहा था न उसकी पत्नी रेणुका से। सब बातें बनाने लगे कि ये बच्चा इतना अलग क्यों है, इतना काला है कि इसको चूमेंगे तो मेरे होठ ही काले हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। रमप्पा को रेणुका पर शक होने लगा कि जरूर इसने किसी और के साथ हैंकी पैंकी किया है, किसी और का ही बच्चा है ये। सब कुसुम के रंग का मजाक बनाने लगे। रमप्पा की बिस्किट की फैक्ट्री की परमिशन अटकी हुई थी, जो कि अब सरकार परमिशन दे देती है फैक्ट्री लगाने की। परमिशन जब मिली उस दिन कुसुम का जन्मदिन था तो आचार्य कहता, कुसुम तुम्हारे लिए काफी लक्की है। रमप्पा को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। रेणुका ने अपने प्यार में कोई कमी नहीं की, कुसुम को भरपूर प्यार दिया, मगर रमप्पा उसकी ओर देखता तक नहीं था। वो जब 6 साल का हुआ तो रेणुका ने उसे स्कूल भेजने की बात कही। रमप्पा कहता, तुम खुद ही पढ़ाओ इसे घर पे ही, बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। 6 सालों में 20 करोड़ का टर्नओवर हो गया। रमप्पा आचार्य से कहता है, अब हम बिस्किट का डिजाइन चेंज करेंगे, उस पर एक तंदुरुस्त बच्चे की फोटो लगाएंगे। आचार्य कहता है, जब से कुसुम पैदा हुआ है तुम्हारी किस्मत खुल गई है, इसलिए कुसुम की ही फोटो लगाना सही रहेगा। हम देखते हैं रमप्पा लवण की फोटो खींचने में लगा हुआ है। रेणुका कहती है, 1-2 फोटो कुसुम की भी खींच दीजिए। रमप्पा उसे कैमरे के सामने खड़ा करता है। कुसुम खिलखिला के मुस्कुरा रहा था। रमप्पा ने उसे डांटते हुए कहा, सही से खड़े रहो। कुसुम का मुंह उतर गया और फिर तभी रमप्पा ने फोटो खींच दी। रमप्पा लवण को खूब प्यार देता था, उसके लिए गिफ्ट्स भी लाता था, पर कुसुम के लिए कभी कुछ भी नहीं लाता और न उससे ढंग से बात करता। कुसुम इतना बड़ा हो चुका था कि उसे ये भेदभाव समझ आने लगे। उसे बुरा लगता था ये सब देखकर। एक दिन रमप्पा रेणुका को मार रहा होता है। कुसुम लवण से पूछता है, बाबूजी माँ को क्यों मार रहे हैं। लवण कहता, तुम बाबूजी के बेटे नहीं हो ना, इसलिए वो माँ को मारते हैं। ये सुनकर कुसुम को गुस्सा आ गया और लवण को पीटने लगा। रमप्पा दोनों को छुड़ाता है। वो कुसुम से कहता है, इसने सही कहा है, तू नहीं है मेरा बेटा, किसी गंदी नाली का कीड़ा है तू। कुसुम को ये बात बहुत चुभती है कि उसके पिता ने ही कह दिया आज कि वो उसके पिता नहीं है। एक दिन कुसुम को बहुत भूख लगी होती है तो बीज सहित कद्दू खा जाता है। हम देखते हैं लवण अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। कुसुम चुपचाप बैठा देख रहा है। कुसुम कहता, मुझे भी खेलना है, तो लवण मना कर देता है। कुसुम देखता है कि पिताजी तो लवण को प्रोत्साहित कर रहे हैं खेलने को, खुश हो रहे हैं उसे खेलता देखकर। मुझे देखकर तो कभी ऐसे खुश नहीं हुए। ये सब उससे और देखा नहीं जाता। वो तालाब में डूबकर अपनी जान देने चला जाता है। जब सबने उसे डूबते देखा तो उसे बचाने आए। रमप्पा भी आया भागते हुए, पर उसे पानी से डर लगता था। लोगों ने उसे पानी से निकाला पर वो बच नहीं पाया। माँ टूट जाती है अपने बच्चे को मरा देखकर। रमप्पा से कहती, तूने मारा है मेरे बच्चे को। माँ ने उस दिन से खुद को कमरे में बंद कर लिया।
कुसुम को गाड़ा जा रहा होता है। रमप्पा रोते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि मेरी गलती नहीं हो सकती, सब उसकी गलती है। इस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सब इसकी गलती है, मेरी नहीं। लवण ने कुसुम की कब्र के ऊपर पौधा लगवा दिया। रमप्पा का शक उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा और वो धीरे धीरे पागल होने लगा। कहानी वर्तमान में आती है। ऑफिसर कहता है, मेरे पास जो शिकायत आई है उसके हिसाब से तो रमप्पा ने ही कुसुम को खरीदा था, लेकिन तुम कह रहे हो कि रमप्पा ने कुसुम को अपना बेटा माना ही नहीं। दोनों ही बातें मैच नहीं हो रही हैं। ऑफिसर के साथ एक आदमी आया होता है जिसने केस किया है कि कुसुम उसका बच्चा था। इस आदमी का रंग वैसा ही था जैसा कुसुम का था। आदमी का नाम माइकल है। अचम्मा रमप्पा के कमरे में जाती है, देखती है कि वो तो बड़े आराम से सोफे पे बैठ के मदिरा पी रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि वो 2 दिन में मर जाएगा, लेकिन यहाँ तो चमत्कार ही हो गया। वो एकदम हष्ट पुष्ट लग रहा था। ऑफिसर ने रमप्पा को पूरी बात बताई और कहा कि अब डीएनए टेस्ट होगा ताकि पता चले कि असली बाप कौन है। रमप्पा तो चाहता ही था कि ऐसा हो, तो वो कुसुम के शरीर से ली हुई 3 पार्ट ऑफिसर को दिखाता है। ऑफिसर भी हैरान रह जाता है कि ये कैसे मिल गया इसको। ऑफिसर ने कहा कि फॉरेंसिक टीम आएगी, वही लेगी सैंपल, इस सैंपल पे भरोसा नहीं कर सकते। फॉरेंसिक टीम आई और सैंपल लिए गए। रिजल्ट आने में 2 हफ्ते लगने थे। रमप्पा फिर से बेहोश हो जाता है। उसका कहना था कि वो योगी बाबा जैसा योग निद्रा में चला जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो अब रमप्पा 2 हफ्ते के लिए बेहोश हो गया। सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया रमप्पा की जांच कराने के लिए, पर वो भी समझ नहीं पाया कि रमप्पा ऐसा कैसे कर लेता है। 2 हफ्ते बाद रमप्पा एकदम नॉर्मल हो गया और कोर्ट गया एकदम सज धज के। कहानी थोड़ा पीछे जाती है। आचार्य ऑफिसर से मिला। माइकल का केस करना ये सब आचार्य का सेटअप है। उस पर शक किया जा रहा था कि कुसुम उसका बेटा है। ये दाग मिटाने के लिए उसने माइकल को पैसे देके केस करवाया ताकि डीएनए टेस्टिंग हो और क्लियर हो जाए कि कुसुम उसका बेटा नहीं है। उसने ऑफिसर को घूस दी ताकि वो माइकल को सजा से बचा सके। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है और उससे पता चलता है कि कुसुम रमप्पा का ही बेटा है। रमप्पा रिपोर्ट देखता है और खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देता है। उसके माथे से वो कीड़ा निकला जो शुरुआत में घुसा था। शक का कीड़ा था वो, जो कि फाइनली निकल गया। अचम्मा ने ये खबर रेणुका को दी तो अब जाके वो कमरे से बाहर आई। अब अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है रमप्पा का। पंडित जी कहते हैं, अगर कोई आखिरी बार उनसे कुछ कहना चाहता है तो आप उनके कान में जाके कह सकते हैं। रेणुका उसके कान में जाकर कहती है, मैंने आपसे एक बात छुपाई, लवण आपका बेटा नहीं है। फिर आचार्य गया उसके कान में कहने, उसने भी कहा कि मैंने तुमसे ये छुपा के रखा, तुम अपने बाबूजी के बेटे नहीं हो। उसका हाथ सीधा रखा था तो उसकी छाती पर रख दिया। कहानी पीछे जाती है। रेणुका ने अपने प्रेमी को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रेमी ने कहा कि खबर तो अच्छी है, मगर इसका बाप कौन है। मतलब प्रेमी ने उसे अपना बच्चा मानने से ही इनकार कर दिया। रेणुका को बहुत दुख हुआ। थोड़े दिन बाद आचार्य मिला उससे, कहा रमप्पा तुमसे ही शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। अपने पिता की मौत के बाद वो मानसिक रूप से टूट गया है। तुम उससे शादी करोगे तो शायद वो सही हो जाए। रेणुका कहती, मुझे आपको एक सच बताना है। आचार्य कहता, मुझे कोई सच नहीं सुनना, सबका अपना अपना सच होता है, किसी को कुछ मत बताओ, बस उसे अपना लो। रेणुका ने फिर रमप्पा से शादी कर ली। सितप्पा की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा और वो दोनों ही नहीं बच पाए। सभी पूर्वज सितप्पा से सवाल करने लगे कि अब ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। सितप्पा दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। उसने एक बच्चा गोद लेने का सोचा। आचार्य के पिता ने एक बच्चा लाके उसे दे दिया। बोला 100 रुपए में खरीदा है इसे, किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, ये सब कभी नहीं पूछना। वो बच्चा कोई और नहीं, रमप्पा है। आचार्य के पिता जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब ये बात उन्होंने उसे बताई थी। रमप्पा की लाश को चिता पर रखा जाता है। जलाने वाला उसके ऊपर लकड़ी रख रहा था। हाथ छाती पर रखे होने की वजह से बार बार लकड़ी गिर जा रही थी। वो छाती पर रखे हाथ को सीधा कर देता है तो अब लकड़ी नहीं गिरती। उसने उसके घमंड को खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं लवण ने राजा महाराजा वाला गेटअप ले लिया है। अब वो बन गया है इस महल का राजा। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये मूवी थोड़ा अजीब लगी होगी। मूवी का अजीब होना ही इस मूवी को बाकी मूवीज से अलग बनाता है। मूवी सिंपल से थी, लेकिन उसमें दिमाग की भसड़ को दिखाते हुए कहानी को हमारे सामने पेश किया गया है। पूर्वजों का आना जाना, उनका बातें करना, ये सब असली नहीं था। यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे किसी के दिमाग में बातें चलती हैं जब वो सोचता है। जैसे मैं अभी कोई कपड़े पहनने का सोचूं, लेकिन फिर दिमाग में आने लगे कि मेरे कपड़े देख के सामने वाला पड़ोसी क्या सोचेगा या मम्मी पापा क्या कहेंगे, तो
तो वो सब मैं दिमाग में इमेजिन करने लगा कि कोई कैसे क्या बोलेगा, और वही चीज अगर आपको भी दिखने लग जाए कि सब मुझे घेर के खड़े हैं और कुछ ना कुछ कह रहे हैं जबकि असली में कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, वो सब मेरी इमेजिनेशन है, तो वैसा ही कुछ फिल्म में भी दिखाया गया है। कोई भी असल में फोटो से बाहर नहीं आता बल्कि सब उनके दिमाग में चलता रहता है। और पहले बात करते हैं कि नॉर्मल सा रहने वाला रमप्पा पागल कैसे हो गया। शुरुआत वहां से होती है जब रेणुका ने उसे रिजेक्ट किया। पहले उसके पिता चल बसे जिसे वो प्यार करता था, फिर उम्मीद करी कि अब रेणुका बनेगी उसके जीवन की खुशी, उसका हमसफर, मगर उसने साफ मना कर दिया। ये रिजेक्शन वो बर्दाश्त न कर पाया। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं किसी चीज से, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो उनका बिहेवियर ऐसा चेंज होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि अचानक ये ऐसा क्यों हो गया। फिर वो चाहे रीजन रिजेक्शन हो या ब्रेकअप या फिर कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम में फेल होना या किसी फेवरेट फैमिली मेंबर का गुजर जाना, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो दिमाग में इतनी भसड़ मचती है कि उस दर्द को भूलने के लिए खुद को बदलने लगते हैं, जो कि हमें लगता है कि सही है, और सामने वाला सोचता है कि ये तो ऐसा नहीं था, पर ऐसा क्यों हो गया। तो वही चीज रमप्पा के साथ हुई। एकदम अकेला पड़ गया था वो, हमेशा आजाद पंछी बनकर रहा, लेकिन जब ठहराव लाना चाहा तो वो हो न सका। टूट गया वो अंदर से। अपने दर्द को भुलाने या दबाने के लिए उसने अपना हुलिया बदल लिया और राजा जैसा बिहेव करने लगा। फिर जब उसकी रेणुका से शादी हो गई तो वो फिर से नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर कुसुम हुआ। फिर शक पैदा हुआ कि कुसुम है किसका। फिर कुसुम की मौत हुई। पूरी गलती उसकी ही थी, उसकी वजह से मारा था वो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हरकतों की वजह से कोई अपनी जान दे देगा। वो फिर भी अपनी गलती मानना नहीं चाहता था, बल्कि दूसरों पर ही इल्जाम लगाने लगा। धीरे धीरे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और फिर से राजा जैसा बर्ताव करने लगा। रमप्पा की जिंदगी मजाक से कम न थी। सारी जिंदगी ये सोचता रहा कि वो तो एक लौता वारिस है, मगर असल में वो तो खुद ही अडॉप्टेड था। फिर सारी जिंदगी जिसे अपना सगा बेटा माना, एक्चुअल में वही दूसरे का बच्चा निकला, और जिस पर शक करता रहा कि वो उसका बेटा नहीं है, वही उसका सगा बेटा निकला। अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि कुसुम अगर उसका ही बेटा है तो कलर में इतना डिफरेंस क्यों। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रमप्पा अडॉप्टेड था और रेणुका भी अनाथालय में पली बड़ी थी, तो दोनों की असली फैमिली हमने देखी ही नहीं। हो सकता है कि रमप्पा की फैमिली में कोई उस कलर का रहा होगा या रेणुका की फैमिली में कोई उस कलर का रहा होगा, तो उसके जीन्स इसमें आ गए कुसुम में, तो इस वजह से उसका रंग अलग था। एक बात नोटिस करने वाली ये भी है कि कुसुम के मामले में रेणुका भले ही सही थी, मगर लवण के मामले में नहीं। जो सबको झूठ लगता रहा वो सच था, और जो झूठ था वो सबको सच लगता रहा। रेणुका ना झूठ को सच साबित कर पाई, ना सच को बता पाई। आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि रमप्पा खुशी खुशी क्यों मरा और रिपोर्ट आने के बाद ही क्यों मरा। हमें दिखाया गया कि एक रात उसके दिमाग में फिर से शक का कीड़ा घुसा। उसे तलब हुई ये जानने की कि कुसुम उसका बेटा था या नहीं। ये शक का कीड़ा अचानक ऐसा ही नहीं घुस गया। उसने अखबार में डीएनए टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, तो उसको पढ़ने के बाद ही घुसा होगा कीड़ा। ये शक का कीड़ा ही है जिसने उसे अब तक मरने नहीं दिया था। जब ये शक का कीड़ा दूर हो गया तब उसने अपने प्राण त्याग दिए। खुशी खुशी इसलिए मरा क्योंकि उसे क्लियर हो गया कि उसकी पत्नी ने किसी और के साथ हैंकी पैंकी नहीं किया था, और हमेशा सोचता रहा कि उसका बेटा नहीं है कुसुम, वो भी गलत साबित हो गया। रमप्पा बहुत ही मतलबी किस्म का आदमी था। अपने मतलब के लिए उसने घर छोड़ दिया, शादी की जिद की सिर्फ अपनी खुशी के लिए। उसे बस खुद की संतुष्टि चाहिए थी कि कुसुम उसका बेटा है या नहीं। जब उसे सच्चाई पता चली कि उसका ही बेटा है तो असल में तो उसे दुखी होना चाहिए था कि उसने अपने बेटे के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, इतना बुरा कि उसने अपनी जान दे दी। लेकिन उसे बस अपने से मतलब था कि उसका शक दूर हो जाए और आराम से ऊपर जा सके बिना टेंशन के। फिल्म में कद्दू का पेड़ दिखाया गया है। मरने से पहले कुसुम ने कच्चा कद्दू खाया था, वो भी बीज सहित। फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई, फिर उसे कब्र में गाड़ा गया। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि बीज पेड़ बन गया, और फिर वो पेड़ बड़ा होते होते दीवार से चढ़ते हुए रमप्पा के कमरे तक आ गया। एक और सीन है जब रेणुका अचम्मा को ब्लैक कॉफी बनाना सिखा रही है। अचम्मा को बनाने नहीं आते थे, तो उन्होंने अलग अलग जानवरों के दूध की कॉफी बना डाली। फिर रेणुका ने बताया कि कैसे बनती है ब्लैक कॉफी। कॉफी बनाते हुए वो कहती है कि रंग बनाने के लिए दूध डालना जरूरी नहीं है, काला भी तो एक रंग ही है। ये लाइन कॉफी के लिए नहीं थी, बल्कि ये बताने की कोशिश की गई है कि रंग देखकर जो भेदभाव किया जाता है वो सही नहीं है। काला भी एक रंग है जिसे हमें अपनाना चाहिए। जब हमें रमप्पा की जवानी दिखाई गई तब हम उसे एक ब्लैक गर्ल के साथ बड़े आराम से डांस करता देखते हैं। तब उसके दिमाग में गोरा काला या भेदभाव नहीं था। जब वो महल आया और वहाँ के हिसाब से ढलने लगा, जब पूरी तरह वहाँ का निवासी बन गया, तो तब समाज द्वारा बनाई गई ये सारी बातें उस पर हावी हो गई। ऐसे ही छोटे छोटे सीन्स में बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई है। एक एक सीन
की बात करेंगे तो मूवी से ज्यादा लंबी तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो हो जाएगी। ये फिल्म हमें ये बताती है कि जब इंसान के सर पर घमंड चढ़ता है तो उसे अपने सिवा कुछ भी नहीं दिखता। धर्म, जाति, खून की शुद्धता, रंग और वंश का जुनून इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। रमप्पा को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसका शक ही उसका दुश्मन बना और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये फिल्म हमें ये भी बताती है कि समाज के बनाए हुए नियम कानून हमें अपने परिवार का भी दुश्मन बना सकते हैं। अंत में हमें ये दिखाया गया कि लवण भी अपने पिता जैसा बन गया। इससे हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पिछड़ी हुई सोच और विचार हैं वो अब लवण के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। अब उसका फोकस भी बस वंश बढ़ाने पर होगा। उसके लिए भी अपना खून जरूरी होगा, गोरे काले में भेद करेगा। इस फिल्म से रिलेटेड बहुत कुछ है बताने को, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।